एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अकाउंटेंसी सेट नंबर 13। ये बिहार लेखपाल भर्ती 2024 और बीएसपी एससीएल जूनियर अकाउंटेंट कलर का अकाउंटेंसी है, जहां से 50 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। कल हम सब सेट 12 में हम सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़े थे, जिसमें लगभग थ्योरी जान लिए थे। अब हम सब इस वाले वीडियो में मेनली 32 स्टैंडर्ड यानी 32 मानक जो तैयार किए गए हैं उसमें क्या व्याख्या की गई है, इस वाले वीडियो में हम सब जानने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। देखिए, इसको करने के बाद हम सब अगला जो सेट आएगा सेट नंबर 14, उसमें हम सब करेंगे एमसीक्यूज। ठीक है, लेखांकन मानक यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर एमसीक्यूज। तो उसके लिए आप सब तैयार रहेंगे। कल हम सब इस वाले स्लाइड को देखे थे। तो भारत में लेखांकन मानक 32 मानक तैयार किए गए। इंटरनेशनल में कितना मानक तैयार किया गया था, कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तैयार किया गया था, 41। ठीक है, तो चलिए 32 मानक तैयार किया गया, इसमें क्या क्या व्याख्या किया गया है हम सब देखते हैं। एएस फर्स्ट डायरेक्ट याद रखेंगे। एएस का फुल फॉर्म हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फर्स्ट में यह 1979 में आया, 1979 में आया। इसमें दिया गया है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी यानी लेखांकन नीति का प्रकटीकरण किया गया है। तो आपको याद रखना है कि AS1 में क्या किया गया है, लेखांकन नीति का प्रकटीकरण। ऐसे ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा कि AS1 में क्या चीज उल्लेखित किया गया है। 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको याद रहना चाहिए लेखांकन नीति का प्रकटीकरण। AS2 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2 में यह आया 1981 में। इसमें वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में बताया गया है, इन्वेंट्री का मूल्यांकन के बारे में बताया गया है। इन्वेंट्री का मतलब होता है भंडार। ठीक है, कोई चीज आप जमा करते हैं, स्टॉक को जमा करते हैं, तो इन्वेंट्री का मूल्यांकन के बारे में AS2 में उल्लेख है। AS3 की बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हम सब आगे पढ़ेंगे भी चैप्टर। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में 1981 में ये आया था AS3, और कैश फ्लो स्टेटमेंट को इसमें जोड़ा गया था कब, अमेंडमेंट करके मार्च 1997 में। अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधित करके। ठीक है, तो GAAP संशोधित करने की प्रक्रिया है, आप सब पहले देखे थे सेट नंबर 12 में। तो AS3 जो है ये आया 1981 में। इसमें क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी रोकड़ प्रवाह विवरण। AS4 आया 1982 में, कंटीजिनियस एंड इवेंट ऑक्योरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ये अमेंडमेंट करके 1985 में इसको जोड़ा गया था, यानी आर्थिक चिट्ठा जो बैलेंस शीट आप बनाएंगे की तिथि के बाद की घटित घटनाएं तथा संदिग्धताएं। ठीक है, तो जो आर्थिक चिट्ठा बनाने के बाद जो घटनाएं घटित होती है, जो ट्रांजैक्शन आ जाते हैं, तो उसकी प्रक्रिया किसमें की गई है, AS4 में की गई है। ये 1982 में आया था। AS5 भी 1982 में आया है। इसमें क्या बात कर रहा है, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अवधि के लिए शुद्ध लाभ हानि, अवधि पूर्ण मंदे तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन, इसको भी संशोधित करके ऐड किया गया 1996 में। याद रखेंगे AS5 में लाभ हानि से रिलेटेड जो है आपका व्याख्या किया गया है। बस इतना भी आप याद रखेंगे ना, तो वहां पे ऑप्शन मिलेगा तो आप टिक कर सकते हैं। इसमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है 32 है, तो 32 का आपको याद रखना है। ठीक है, AS6 1982 में आया। इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बारे में बात कही गई है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे कर देंगे, डी कर देंगे। ठीक है, मूल्य ह्रास लेखांकन, ह्रास मतलब होता है डेप्रिसिएशन। जैसे आप एक मकान 2025 में बनाए, 2024 में मान लेते हैं बनाए हैं, तो क्या 2040 तक वैसा ही आपका मकान का स्थिति रहेगा? नहीं रहेगा, कुछ पुराना हो जाएगा। तो वही घिस घिस के जो पुराना होना, उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और इसको कब कौन से संशोधन करके लाया गया था, तो अमेंडमेंट 1995 में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, AS7 की बात करें तो ये 1983 में आया। इसमें क्या बात कही गई है, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, अमेंडमेंट करके 2003 में जोड़ा गया था, यानी निर्माण अनुबंधों ठेके का लेखांकन। ये आपको याद रखना है कि AS7 में क्या व्याख्या की गई है, तो निर्माण अनुबंधों ठेकों का लेखांकन यानी अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। चलिए AS8 की बात करें तो ये 1985 में आया। इसमें क्या बात कही गई है, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये आपसे प्रभावहीन हो गया है, अब इसमें यूज नहीं होता है। बस आप याद रखेंगे AS8 में शोध तथा विकास का लेखांकन काम नहीं होता है, बस लिख दिया है। ये प्रभावहीन 2004 से हो गया है, मतलब ये अनइफेक्टिवलेस है। ठीक है, AS9 में क्या बात कही गई है, तो आय पहचान इनकम रिकॉग्नाइजेशन की बात की गई है। AS9 में ये 1985 में आया था। AS10 1985 में आया, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स यानी स्थायी संपत्ति का लेखांकन की बात इसमें कही गई है। ये नियम बनाया गया है। AS मतलब एक लॉ है, कानून है, अकाउंटेंसी का एक कानून है। ठीक है, AS11 1995 में आया, अकाउंटिंग फॉर इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट
यानी विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभावों के लिए लेखांकन की बात कही गई है। इसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात कही गई है। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रखिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट AS 11 1995। ठीक है, कल इस वाले चैप्टर पे शानदार 30 MCQs करेंगे हम सब। AS 12 1992 में आया, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट्स ग्रांट्स, सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन। जो सरकारी अनुदान बहुत सारे कॉलेजों को मिलता है, ठीक है, 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ बहुत ज्यादा पैसा मिलता है कॉलेज के ऊपर खर्च करने के लिए, वो सब ग्रांट्स हुआ। ठीक है, सिर्फ कॉलेज को ही नहीं, बहुत सारे हॉस्पिटल को भी मिलता है। चलिए, AS 13 1995 में अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी विनियोगों के लिए लेखांकन, निवेशकों के लिए लेखांकन की बात इसमें कही गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ओर। AS 14 1995 में आया, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, एकीकरण के लिए लेखांकन की बात इसमें कही गई है। AS 15 1995 में आया, इसमें क्या कहा गया, अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स, नियोक्ताओं के वित्तीय विवरणों में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए लेखांकन, जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है पैसा, उसके लिए लेखांकन की बात AS 15 में कही गई है। AS 16 2000 ईस्वी में आया, बोरोइंग कॉस्ट की बात इसमें कही गई है, उधार की लागतें। AS 17 2001 में आया, सेगमेंट रिपोर्टिंग की बात की गई है, खंड विभागीय प्रतिवेदन की बात की गई है। चलिए, AS 18 की बात करेंगे हम सब। 2001 में आया, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड कंपनी, संपत्ति कंपनियों के विवरण, वित्तीय विवरण का प्रकटीकरण इसमें किया गया है। ये कल आप मतलब आज याद कर लेंगे, कल तक रात तक, तो फिर आप टेस्ट देंगे तो तब आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, AS 19 2001 में आया, अकाउंटिंग फॉर लीजेस की बात कर रहे हैं, पट्टे के लिए लेखांकन, कहां पे चर्चा किया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में। चलिए, AS 19 के बाद बात करते हैं AS 20 2001 में आया, अर्निंग पर शेयर, प्रति अंश आय की बात इसमें की गई है। AS 21 2001 में ही आया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मिश्रित वित्तीय विवरण की बात की गई है, इसमें मिश्रित वित्तीय विवरण की बात की गई है। सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको याद रखना है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। तो AS 22 2001 में आया, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, यहाँ पे आय पर करों के लिए लेखांकन की बात कही गई है। AS 23 2001 में आया, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश हेतु लेखांकन। आगे बढ़ते हैं। चलिए, AS 24 की बात करते हैं। 2002 में आया, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, बंद हुई क्रियाओं की बात की गई है इसमें। AS 25 2002 में आया, अंतरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन सूचना की बात इसमें कही गई है। ये डायरेक्टली आपको याद रखना है वन लाइनर के रूप में। चलिए, AS 26 की बात करते हैं हम सब। 2002 में आया, इंटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्तियां, ये सब हम सब पढ़ चुके हैं। अब ये इंटेंजिबल एसेट्स या अमूर्त संपत्तियां क्या होती है, आप एसेट्स वाले वीडियो में जाकर देख लें। AS 27 2002 में आया, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर, संयुक्त साहस में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग। ठीक है, बस आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट है AS 28 2004 में आया, एसेट्स इंपेयरमेंट, संपत्तियों के मूल्य में कमी की बात, अकाउंटिंग की बात की गई है AS 28 में। AS 29 2005 में आया, प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स, संदिग्ध दायित्व एवं संदिग्ध परिसंपत्ति के लिए आयोजन, कि ये संदिग्ध है तो इसका आयोजन करेंगे, मतलब कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये देखेगा, AS 29 में उल्लेखित है। चलिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का 3 अभी बचा हुआ है। AS 30 2009 में आया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट, वित्तीय प्रलेख मान्यता एवं मापन की बात कही गई है। AS 31 2009 में ये भी आया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन, वित्तीय प्रलेख प्रस्तुतिकरण की बात इसमें की गई है। और आखिरी है AS 32। चलिए, आखिरी है AS 32, देख लेते हैं हम सब। 2009 में आया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर, वित्तीय प्रलेख प्रकटीकरण। ठीक है, तो ये लेखांकन मानक था, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स था। 32 भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, उसमें क्या व्याख्या किया गया, क्या एक्सप्लेनेशन किया गया, वो हम सब देख लिए। इंटरनेशनल में 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जो कि आपको नहीं पढ़ना है, आपको भारत वाले से जानना है। और कल हम सब आप सब सेट 12 और सेट 13, यानी आज का वीडियो और कल का वीडियो से जो भी अकाउंटिंग्स का है उसको आप याद करके रखेंगे। कल जो आएगा सेट नंबर 14 इसी वाले चैप्टर से, सेट नंबर 12 और सेट नंबर 13 में मैं जो पढ़ाया इसी वाले चैप्टर से आपका 30 MCQs रहेगा शानदार, उसको आप सब बनाने का कोशिश करेंगे। और फिर इसी प्रकार से आगे का सिलसिला चलते रहेगा। और जब हम सब जनरल में पहुंचेंगे तब हम सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी 1-2-4 चैप्टर अभी दूर है, तो उसके लिए आप सब तैयार रहेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।